नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस क्लास में पॉलिटी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसे कवर करने जा रहा हूं। और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि आप सभी को टाइटल से ही पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में राज्य, देश और राष्ट्र के बारे में जो मूलभूत अंतर है उसे कवर करूंगा और उसके सारे बेसिक टर्म्स आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी ने सुना होगा कि राज्य, देश और राष्ट्र, आप सभी को लगता होगा कि ये तीनों एक ही है, लेकिन नहीं, ये तीनों में कुछ मूलभूत अंतर है जो आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राज्य क्या है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। आप सभी देखिए, अवधारणा का अर्थ होता है कि जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो राज्य एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम जाके देख लें कि ये जो इतना कवर एरिया है ये राज्य है। जैसे ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसे हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये वाइट बोर्ड है, लेकिन आप कहीं भी जाके ये नहीं कह सकते कि ये इतना क्षेत्र राज्य है। राज्य एक अवधारणा है, वैसे भी देश एक अवधारणा है और राष्ट्र भी एक अवधारणा है। लेकिन तीनों तो है अवधारणाएं, लेकिन अंतर क्या है? देखिए, राज्य क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है। आपको इतना जरूर याद रखना है कि राज्य जो है एक राजनीतिक अवधारणा है और देश क्या है? एक भौगोलिक अवधारणा है और राष्ट्र क्या है? एक भावनात्मक अवधारणा है। कैसे है आइए समझते हैं। देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहेगा, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का जो राजनीतिक संगठन होगा, वही राज्य होगा। तो राज्य क्या है बताइए मुझे? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का जो राजनीतिक संगठन होगा, जब राजनीतिक संगठन होगा तो उसी को क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। इसका मतलब यह है, इसमें राजनीतिक संगठन की बात होगी, इसमें राजनीतिक संगठन यानी कि संप्रभु सरकार की बात होगी। देखिए, राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला, किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है तो उसमें जनता का होना भी जरूरी है। तीसरा, अगर जनता है तो उनमें वाद विवाद होंगे, उन वाद विवाद को निपटाने के लिए सरकार भी जरूरी है। तो तीसरा हो गया सरकार। और चौथा क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है सरकार तो है, मान लीजिए सरकार है, लेकिन उसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, उसके पास संप्रभुता नहीं है, सर्वोच्च शक्ति नहीं है, तब भी राज्य पूरी तरीके से वो परिभाषित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए राज्य की परिकल्पना संप्रभुता से भी होती है, यानी कि सरकार को निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए कि सरकार निर्णय ले सके किसी भी अपने मुद्दे पर। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति, अर्थात इससे हम क्या समझ सकते हैं कि राज्य जो है एक संप्रभु सरकार का वर्णन करता है। राज्य क्या करता है? राज्य संप्रभु सरकार का वर्णन करता है, मतलब जो सरकार निर्णय ले सके ऐसी सरकार का राज्य वर्णन करता है। राज्य में जो क्षेत्र होते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उसमें एकाधिकार का दावा करता है। एकाधिकार का दावा क्या मतलब? एकाधिकार का दावा का मतलब ये है कि राज्य में ही सर्वोच्च शक्तियां निहित होती हैं। एकाधिकार मतलब एक ही लोग का अधिकार होगा, मतलब राज्य में जो सरकार होंगी उसी का अधिकार होगा, उसी का दावा करती हैं। तो ये सब ये चारों कॉन्सेप्ट ये जो आप देख रहे हैं, ये तीनों ये एक ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये की राज्य क्या है? एक अमूर्त राजनीतिक अवधारणा है। राजनीतिक अवधारणा तो है, आपने यहाँ से देखा कि ये राजनीतिक अवधारणा है, लेकिन अमूर्त का मतलब है जिसे हम छू नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया कि आपको ये नहीं कह सकते कि ये राज्य है, मैंने इसे पकड़ लिया, इसे टच कर लिया। तो राज्य क्या है? एक अमूर्त राजनीतिक अवधारणा है। आप सभी को बता दें कि ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। आप सभी के यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आर्टिकल 12 और 36 में राज्य का जो प्रयोग हुआ है वो अवधारणात्मक अर्थों में हुआ है। मतलब कि राज्य अवधारणात्मक अर्थों में प्रयोग हुआ है कि देश के रूप में। ये अगर यहाँ पे अगर
अवधारणात्मक अर्थों में प्रयोग होगा तो इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जगह जितने भी आर्टिकल हैं हर जगह वहाँ पे सामान्य अर्थों में ही प्रयोग हुआ है तो इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करने का मतलब जैसे सामान्य अर्थों में जैसे हम सभी यूपी के निवासी हैं, कोई बिहार का होगा, कोई एमपी का होगा, तो ये सामान्य अर्थों में हो गया। अवधारणात्मक अर्थों में क्या होगा कि जैसे राज्य की कल्पना जब पहले की गई थी तो वो राज्य एक कोई उत्तर प्रदेश या कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं था कि वो वही रहेगा, राज्य पूरे देश की बात करता था। तो ये हो गया मतलब जब राज्य अवधारणात्मक अर्थों में किया जाएगा मतलब कोई राजनीतिक संगठन होगा उसमें, तब पूरे को लेके किया जाएगा, तब वहाँ पे कैपिटल इससे डिपेंड करेंगे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे सामान्य अर्थों में किया जाएगा तो यहाँ स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं देश के बारे में। आपने देखा कि राज्य जो है एक राजनीतिक अवधारणा है और देश क्या है, भौगोलिक अवधारणा है। जब देश भौगोलिक अवधारणा है, भौगोलिक अवधारणा का मतलब वो अपने भूगोल से जाना जाएगा, वो अपने भू चिन्हों से जाना जाएगा। भू चिन्हों से देश की पहचान कैसे होती है? देश की पहचान उनके भू चिन्हों से होती है। भू चिन्ह क्या क्या है भारत के? जैसे मान लीजिए अभी कुछ हो गया किसी को, आप चले गए विदेश गए और आप सब कुछ भूल गए, आपको कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, कोई घटना हुई कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन आपको बस एक चीज़ याद है, आप बोल रहे हैं गंगा गंगा गंगा। तो इससे क्या समझा जाएगा कि आप भारत के निवासी हैं। अगर आप भारत के निवासी हैं तभी आप गंगा माँ का नाम ले रहे हैं, तो वो भू चिन्ह है, उससे भारत जाना जाता है। तो नदी, पर्वत, पठार जो होते हैं, सागर और सभी चीज़ें से जो उनकी भू चिन्हें होती हैं, उनसे हम देश की रिप्रेजेंट करते हैं, वही देश की पहचान होती है। तो क्या समझा आपने कि भौगोलिक देश एक भौगोलिक अवधारणा है, देश की पहचान उनके भू चिन्हों से होती है, जैसे नदी, पर्वत, पठार। आइए लास्ट वाला कवर करते हैं, राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है। आप सभी देख सकते हैं राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है। इसे उत्पत्ति अवधारणा भी कहते हैं। उत्पत्ति अवधारणा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्पन्न होती है। राष्ट्र एक भावना है और भावना हमेशा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे उत्पत्ति अवधारणा और भावनात्मक अवधारणा भी कहते हैं। राष्ट्र उत्पत्ति की अवधारणा है, इसलिए लोगों में जो एकता की भावना का विकास करती है वो राष्ट्र ही करती है। जैसे जब भी बात होगी कि हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, सभी लोग सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं कि नहीं इंडिया इंडिया। ये एक भावना है, ये राष्ट्र की प्रति भावना है। अगर ये भावना नहीं है आपके अंदर, अपने देश को लेकर ये भावना नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो राष्ट्र का मतलब लोगों की जो एकता की भावना का विकास हो, वही राष्ट्र है। और एकता की भावना का जो विकास होता है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है साझा संस्कृति, इतिहास, विरासत। जो हमें संस्कृतियाँ मिली हुई हैं, जो हमारे इतिहास है और जो विरासत हैं, ये हमें बताती हैं कि हमारा राष्ट्र कैसा है। तो आप सभी ने देखा कि इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको देश, राज्य और राष्ट्र के बारे में बता दिया। एक बार पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है और देश एक भौगोलिक अवधारणा है। राष्ट्र भावनात्मक अवधारणा है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का जो राजनीतिक संगठन होता है वह राज्य कहलाता है। राज्य के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए और सरकार की संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब सरकार निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए। राज्य जो होता है संप्रभु सरकार का वर्णन करता है। राज्य किसका वर्णन करता है? राज्य हमेशा एक संप्रभु सरकार का वर्णन करता है। और राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एकाधिकार का दावा करता है, मतलब कि सर्वोच्च शक्तियाँ राज्य में निहित होती हैं। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त राजनीतिक संगठन है। आर्टिकल 12 और 36 में राज्य एक अवधारणात्मक अर्थों में प्रयोग किया गया है, बाकी सब जगह राज्य सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया है। देश एक भौगोलिक अवधारणा है। देश क्या है? एक भौगोलिक अवधारणा है। और समानार्थक अर्थों में देश और राज्य का प्रयोग कई जगह एक ही शब्द के रूप में किया जाता है, लेकिन
देश जो है एक भौगोलिक अवधारणा है और राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। और भौगोलिक अवधारणा है इसलिए देश की जो पहचान होती है उसके भू चिन्हों से होती है। भू चिन्ह क्या क्या है? नदी, पर्वत, पठार। राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है, राष्ट्र एक उत्पत्ति अवधारणा भी है। और इसलिए लोगों में जो एकता की भावना का विकास होता है वो राष्ट्र की वजह से होता है। लोगों में एकता की भावना का विकास, और एकता की भावना का विकास जो होता है, एकता का जो आधार होता है, जो एकता का आधार होता है वो क्या होता है? एकता का आधार होता है साझा इतिहास, संस्कृति, विरासत। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो? ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं बता दूं कि मैं पॉलिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।